ये ऑर्डिनेंस कभी पार्लियामेंट ने पास ही नहीं किया और ये मुल्क में लागू है। तो उस वक्त तो हमारी हुकूमत के खिलाफ 2014 से पंगे हो रहे थे ना, हमें 5% सपोर्ट होती जैसे आज सपोर्ट मिल रही है अदारों से इस हुकूमत को, तो ये पाकिस्तान आज कहीं बहुत बेहतर जगह पे खड़ा होता। इसाक डार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये 18वीं तरमीम जो है दोबारा से इसके ऊपर बहस शुरू हो गया। हमारा तो ख्याल था कि ये किस्सा खत्म हो गया है। आप चूंकि 18वीं तरमीम के अंदर माइन्यूटली इन्वॉल्व थे, इसको बनाने में, इसकी नोक पलक दुरुस्त करने में, कंसेंसस डेवलप करने में, तो पहले तो मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा कि आजकल के हालात के तनाजर में 18वीं तरमीम पर आपको बहस जो है वो बेवक्त की रागनी लगती है, या आपके ख्याल में इट मेक सेंस कि क्यों हो रहा है, जो भी वजूहात हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुदुन सल्ली अला रसूल करीम। शुक्रिया तल साहब, ये बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ये कुछ अरसे से बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया है। देखिए, एक तो ये है कि एवोल्यूशन प्रोसेस में कवानीन आते हैं, तरमीम आती हैं और फिर वक्त के साथ उसमें जो ज़रूरी चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है वो होती जाती हैं। ये कोई अनयूजुअल नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ जो एक सेंटीमेंट दिया जा रहा है कि पता नहीं 18वीं तरमीम बिल्कुल गैर ज़रूरी थी, उसका टोटलिटी में रोल बैक होना चाहिए, और ये सारा जो है वो अननेचुरल है क्योंकि इसको 18वीं तरमीम को लाने की वजूहात थी, और वो वजूहात ये थी तल साहब के इस मुल्क में जो एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए वो क्वासी प्रेसिडेंशियल निज़ाम बन चुका था, और डिक्टेटरशिप के टेन्योर्स में इसमें इतनी ज्यादा इसको म्यूटिलेट कर दिया गया, इसकी शक्ल बिगाड़ दी गई जिसको कहते हैं। तो आपने देखा कि वो वर्चुअली द पावर जो है वो ज्यादा प्रेसिडेंशियल फॉर्म की लगती थी और वो प्रेसिडेंट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। तो इस सारे तनाजुर में, इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एक जरूरत थी कि हम आइन की जो हालत बिगाड़ दी गई थी, उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई थी, उसको ठीक करते। तो 2008 में वर्चुअली एक डेमोक्रेटिक सेटअप आया और तमाम जो जमहूरी जमातें जो इलेक्ट होके आई थी पार्लियामान में, चाहे जितनी छोटी भी हो, उसको इस 18वीं तरमीम यानी आइन को ठीक करने की जो कमेटी बनी उसमें नुमाइंदगी दी गई। ये नहीं देखा गया कि एक मेंबर की पार्टी है या 10 मेंबर की पार्टी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जरूरी थी। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था, इसमें करीबन 100 के करीब जो फॉर्मल मीटिंग हुई, उसके अलावा इतनी ही शायद इनफॉर्मल मीटिंग्स भी हुई। और उसकी इनफॉर्मल मीटिंग्स का जो मतलब था वो ये था कि वो इतना आसान नहीं था इसको अचीव करना, ये कंसेंसस। मसलन मैं आपको अगर ये बताऊं कि एक सूबा चाहता था कि पूरी की पूरी कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी जो कलेक्ट होती है पाकिस्तान में वो सब की सब वो सूबे को मिल जाए। तो ऑब्वियसली हमें उनको कन्विंस करना था कि मुल्क कैसे चलेगा कि अगर एक पूरी की पूरी एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू वो एक सूबा ले लेता है तो फिर तो उल्टा वफाक को उससे कुछ लेना पड़ेगा। इसी तरह एक सूबा चाहता था कि मिनरल जो हमारे है यानी रिसोर्सेज, उसका चूंकि पार्ट 2 में है, और पार्ट 2 में आपको जैसे पता है कि फेडरल और जो प्रोविंसेस हैं वो मिलके उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको गवर्न करती है, उसको उन आइटम्स को। But in तो the वो end, चाहते everybody agreed. हाँ जी, Everybody agreed ना, तमाम ने इत्तेफाक किया। नहीं लेकिन नहीं जो चार्ज है नहीं इतना आसानी से इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जितनी फॉर्मल मीटिंग थी उतनी शायद इनफॉर्मल मीटिंग थी। मेरी ड्यूटी लगती थी मैं उनको कन्विंस करूं कि जी व्हाई इट इज नॉट ये पॉसिबल। जो लोग कहते हैं इसाक डार साहब में किसी ने पढ़ा ही नहीं 18th अमेंडमेंट का मतन जो है, और उनको जी पता है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, और जो है वो एजुकेशन भी दे दिया, हेल्थ भी दे दिया। तो जिन्होंने अप्रूव किया वो आजकल ये कहते हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। नहीं देखिए तला साहब, ये तो ऐसे एक मजाक है ना। देखिए, आपकी तमाम जमातों की जो पार्लियामेंट में मौजूद है नुमाइंदगी उस कमेटी में है, वो कमेटी करीबन 100 के करीब मीटिंग्स करती है एक साल में। वो उसके करीबन इससे भी ज्यादा इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, उसमें सीरियस रोड ब्लॉक्स आते हैं, उसको हल किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मिनरल रिसोर्सेज का 51% सूबों को पहले तो वो वफाक के पास था, वो दिया गया राइट, तो साथ ही डिमांड आ गई कि जी ओडीसी, ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ये जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं उसमें वफाक का बहुत, वो फौरी तौर पे 51% शेयर में ट्रांसफर कर दें। मैं आपको मिसाल इसी तरह आपको याद होगा कि नाम था कि जी अपना फ्रंटियर प्रोविंस था, उसका नाम पख्तूनिस्तान होना चाहिए। तो
पख्तूनख्वा, फिर खैबर, हम मेरे दोस्त हाजी अदील अल्लाह बख्शे, उन्होंने एक बहुत स्टैंड लिया हुआ था। मुझे वर्चुअली उनके हेड से बात करनी पड़ी आखिरी 3 दिनों में, क्योंकि हम कहते थे खैबर रख लें, हजारा रख लें। तो मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये जो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। तमाम लीडरशिप इन्वॉल्व थी, तमाम पार्टीज इन्वॉल्व थी। जो आपने एजुकेशन और हेल्थ का फरमाया तलत साहब, तो हमारा अपना हेल्थ का उसके ऊपर डेसेंट नोट है। ये तय हुआ था कि ये कंसेंसस से काम किया जाएगा, नो मैटर कि छोटी जमात हो बड़ी जमात हो, और मैक्सिमम ये है कि जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, किसी पॉइंट पे हम अड़ी गए हैं तो उस पे हम नोट ऑफ डेसेंट देंगे, लेकिन उसका नाम रखा गया था नोट ऑफ रिट्रेशन। वो आप अगर आज भी इस कमेटी की जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई है, 18वीं तरमीम की जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको हमारा नोट ऑफ रिट्रेशन लगा होगा एजुकेशन के ऊपर। लेकिन कहते थे कि मरकज के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, फाइनेंस मैं अर्ज करता हूँ, वो मैं जरा उस आमिर से जानना चाह रहा हूँ, वो आपकी कैलकुलेशंस क्या थी कि मरकज के लिए इम्प्लीकेशंस क्या है? वो तलत साहब, वो एक्चुअली वो इस 18वीं, ये बहुत ज्यादा मिस अंडरस्टैंडिंग है मैं कहूंगा, और बड़े मुख्तदर हलकों में भी है। वो समझते हैं कि 18वीं तरमीम ने फेडरल गवर्नमेंट की स्पेस ले ली। ये गलत है। 18वीं तरमीम ने फेडरल गवर्नमेंट की स्पेस प्रोविंसेस को शिफ्ट नहीं की। वो सेवंथ एनएफसी अवार्ड है जो इस तरमीम 18वीं तरमीम के पास होने से 4 महीने पहले मुकम्मल हो चुका था। उसमें इस कमेटी का कोई लेना देना नहीं था, और वो था दिसंबर 2009 में 7th एनएफसी अवार्ड दिया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। अगर आपको याद हो तो ग्वादर में एक हिस्टोरिक फिर उन्होंने एक इवेंट किया था और एक पोस्टेज स्टैम्प भी बनी थी। तो मैं अर्ज करूं कि उससे पहले ना, असल इशू यहां है। आई एम ग्लैड कि आपने इसको टच किया तलत साहब। असल इशू यहां है, जो फेडरल गवर्नमेंट थी उस 7th एनएफसी अवार्ड से पहले फेडरल गवर्नमेंट का जो शेयर बनता था वो 5% लेते थे डिविजिबल पूल से पहले, तो अपने कलेक्शन चार्जेस। बाकी जो 95 बचता था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी 57.5%, 57.5% फेडरल गवर्नमेंट, और 42.25% जो है वो सूबे, और 57.75 57.75%, तो करीबन इन टोटलिटी आप कह लें कि 60% के करीब फेडरल गवर्नमेंट को मिलते थे और 40% सूबों को जाते थे। 7वीं एनएफसी अवार्ड में एक मेजर शिफ्ट आई पाकिस्तान में, और वो मेजर शिफ्ट क्या थी कि आपने 57.5 दे दिया सूबों को और फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया 42.5%, और आपके 5% जो आप एडमिन चार्जेस लेते थे, कलेक्शन चार्जेस फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि एफपीआर मेन तो कलेक्टिंग सारा प्रोसेस और एक्सपेंस वही फेडरल गवर्नमेंट खर्च कर, उसको 1% पे ले आए। इसकी वजह से इफेक्टिवली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो 18% नेट जो है वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंसेस। यानी जो वफाक 60 ले रहा था वो करीबन 42% पे रफली आ गया, और जो सूबे जो 40 ले रहे थे वो 58% पे चले गए। लेकिन वो सब सिक्वेंशियली होना तो ऐसे ही था ना। वजह ये थी कि अगर आपने बाद में 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को इंतजामी अमूर सौंपने थे, मिनिस्ट्रियां डिवॉल्व करनी थी, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर सूबों की तरफ भेजना था, तो उनको पैसे भी ज्यादा देने थे। नहीं तो वो मैं हुआ, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना। नहीं, जुड़े तो हुए हैं, लेकिन मेरी इसमें थोड़ी सी रिजर्वेशन थी, और उस वक्त भी थी, आज भी हैं। हमने 2 बिग चंक शिफ्ट किया सूबों को, और इन 2 अर्ली और 2 क्विक स्टेज में एक ही गो में कर दिया ना। लेकिन 18% इज ह्यूज अमाउंट। मैं हाइपोथेटिकल आपको बता रहा हूं कि अगर 7th एनएफसी अवार्ड ना होता और पुराना एनएफसी अवार्ड चल रहा होता, तो मुस्लिम लीग नून ने जो 5 साल में 9,200 के कर्जे लिए, हमारे पास 3,000 अरब 5 साल में ज्यादा वसाइल हमारे पास रहते, और हमारे कर्जे जो हैं वो सिर्फ 6,200 अरब होते इजाफा 5 साल में। तो इट इज ए ह्यूज शिफ्ट। लेकिन उसके साथ जैसे आपने फरमाया कि जब कॉन्करेंट लिस्ट जो अबॉलिश की गई, जिसके क्लेम ये किया जाता था कि जी 10 साल का वादा हुआ था, बाय द वे मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला रिटर्न कहीं भी किसी कार्रवाई में असेंबली की किसी, लेकिन चूंकि सब एल्डर्स कहते थे, अब तमाम पार्टीज के जो एल्डर्स हैं वो उनके आने वाली जनरेशन मौजूद थी उन मीटिंग्स और उस कमेटी में, तो वो कहते थे जी 10 साल में कॉन्करेंट लिस्ट अबॉलिश होनी थी।
और वो जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वो जो है वो अबॉलिश हुई, वो मेजर जो है एक्टिविटी सूबों को गई। लेकिन हमारी फिर कोशिश थी जैसे एजुकेशन की थी, आपको याद होगा कि जब ये पास होगी पार्लियामान में तो इसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बना था जिसका नजर वानी साहब चेयरमैन थे और मुझे भी उसमें ड्यूटी ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने बहुत रिक्वेस्ट की नवाज शरीफ को डिप्टी जो डिपार्टमेंट्स जिनको आप नहीं हैंडल कर सकते वो कुछ अर्सा मरकज के पास रहे और फिर मरकज उनको चलाते रहे, फिर सूबों के पास जाए। मैं उसमें मेन था कि मेरा आर्गुमेंट ये था उस कमीशन में कि ये जो आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी देख रहे हैं ये सूबे चाहते थे ये भी हम करें ना, ये नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि आप एक मुल्क में 5 स्टैंडर्ड नहीं रख सकते कि किसी ने एक दवाई रजिस्टर करनी है मुल्क में तो वो 5 सूबों में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाए, एक ही काफी है हेडेक के लिए। तो वो एक ये बहुत मुश्किल से कन्विंस मैंने किया कि जी आप एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बनाए, उसमें नुमाइंदगी ले लें। तो ये चीजें देखें, जो एक एवोल्यूशन प्रोसेस है तलत साहब, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ये इतना आसान नहीं होता और वक्त के साथ साथ चीजों में इंप्रूवमेंट अगर जरूरत होती है तो की जाती हैं। अच्छा, फौज ऑन बोर्ड थी उस वक्त फौज की क़यादत ऑन बोर्ड थी फौज की क़यादत पे और 18वीं तरमीम पे फौज की क़यादत के साथ कोई राब्ता नहीं था इस मामले में। और वैसे भी बड़े नए नए जनरल मुशर्रफ को अभी 1 साल हुआ था करीबन अपने पूरे इन्फ्लुएंस उनका खत्म होने में और निकलने में। तो अगर मैं आपको याद कराऊं तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी ये था कि हमने लीगल रिफॉर्म्स करने हैं, वो तो 2006 में साइन हुआ था। तो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का मकसद ये था कि जो हमने अपने आइन की शक्ल बिगाड़ दी है एक डिक्टेटोरियल अपना रिजीम्स में, उसमें हम उसको ठीक कर रहे हैं और वो ठीक काफी हद तक ठीक हुआ। उस वक्त फौज ने इसको फिर एतराजात किए थे एनएफसी अवार्ड के ऊपर भी और सेपरेटली 18th अमेंडमेंट के ऊपर मेरे नॉलेज में तो नहीं है कभी। अच्छा मेरी बात सुने, ये अब इसलिए प्रॉब्लम आ गई है कि हमारी चीजें मैनेज नहीं हो रही। यही एनएफसी अवार्ड था, यही 18वीं तरमीम थी। पीएमएलएन 2013 से 2018 पीएमएलएन इस मुल्क में वफाकी हुकूमत चलाई तो क्या नतीजा था? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वी मैनेज द इकोनॉमी। हमने रेवेन्यू डबल किया, हमने इंटरेस्ट रेट लॉस पे ले गए, हम इन्फ्लेशन लॉस पे ले गए, हमने अपना रेवेन्यू जब डबल किया तो हमने डिफेंस को डबल किया, करीबन 550 से 1100 बिलियन पे ले गए सिक्योरिटी अखराजात को, हमने फिस्कल डेफिसिट को काबू किया और उसके साथ हमने पाकिस्तान को एक यानी फ्यूचर दिया, हमारी बेस्ट स्टॉक मार्केट हो गई। तो अगर हमने मैनेज किया 7th एनएफसी अवार्ड के साथ और अगर हमने मैनेज किया इस 18वीं तरमीम के साथ, तो इसका मतलब कि बिजनेस पाकिस्तान का चल सकता है। लेकिन आपको तो कोरोना नहीं था ना। अब इशू ये है कि कोरोना ने तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट्स की ना वाट निकाल दिया, जो आम अल्फाज में कहते हैं। अब तो अगले 3-4 साल जो है ना वो बदतरीन रिसेशन या डिप्रेशन के अंदर हमारे गुजरेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी नहीं। दुनिया भर में भी ये हमारा हाल जरा ज्यादा बुरा है। अब जो आर्गूमेंट है, मैं जरा समाप्त करूं, अब जो आर्गूमेंट है वो ये है कि भाई बाहर से जो इमदाद आनी है, IMF ने अगर 1.4 बिलियन दिए हैं तो वो भी सारे सूबों के अंदर ही जाना है, वो कोरोना रिलेटेड है। अगर आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए दुनिया मदद कर रही है तो वो भी सूबों के पास ही जाना है। ऊपर से इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही, मरकज के ऊपर सारे लोग फोकस कर रहे हैं जी मरकज हमारी मदद करे, मरकज के पास पैसा है नहीं। लिहाजा 18th अमेंडमेंट से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे सूबों के साथ, उनको बात नहीं समझा पा रहे। तो दोनों को अनडू करें या उसको नरम करें या उसको चेंज करें, ये आर्गुमेंट है आजकल पाकिस्तान में। देखिए मेरी बात सुने, ये कोरोना तक एक्सक्यूज लिया जा रहा है तलत साहब। कोरोना से पहले इकोनॉमी बैठ चुकी थी। इस गवर्नमेंट ने अपनी मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी से क्या कोरोना ने कहा था कि डिवैल्यूएशन करें, इस मुल्क की करेंसी का बेड़ा गर्क कर दें, आप 115 से 167 पे ले जाएं। क्या कोरोना ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट आप 6% से उठा के आप 13.25% पे ले जाएं? क्या कोरोना ने कहा था कि हॉट मनी 13.25% पे डॉलर बारो करना शुरू कर दें? क्या कोरोना ने कहा था कि एक्सपेंडिचर जो है आप अपने इनकम के अंदर रहें? आपने तो क्लेम किया था हम 8,000 अरब 1 साल में दुगना करेंगे, पीएमएलएन ने 5 साल में दुगना किया 1900 बिलियन से 3900 बिलियन पे, तो इन्होंने कहा था हम 8,000 पे लेके जाएंगे। लेकिन तो ये तो है डिबेट। अब वे फॉरवर्ड तजवीज करना है ना, वो कह रहे हैं वे फॉरवर्ड नहीं, हमें पहले सेटल देखिए तलत सब क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए ये जो बात है ना, ये हम इस तरह नहीं, इस पीटीआई की और इमरान नियाजी की आदत है कि इसने पूरी अपोजिशन गुजार दी 4 हलकों में और 35 पंक्चर में, और वो 35 पंक्चर जो है वो आज तक साबित नहीं हुए। और जस्टिस नासुर मुल्क ने कहा कि इलेक्शन ठीक थे,
2013 के, इनका अपना जहांगीर तरीन आके अब टीवी में कन्फेस कर गया 2013 के इलेक्शन ठीक थे, हम तो वैसे ही तमाशा लगाया, तो हमें कहीं से और उंगली दी हुई थी कि आप धरना करें और अब कंटेनर पे चढ़ जाएं। तो बात यह है कि कोरोना का इसमें कोई लेना देना नहीं है, खुदा के लिए लेट्स हैव क्लैरिटी, इट्स अ फेलियर ऑफ दिस पीटीआई गवर्नमेंट। इसने इस इकोनॉमी का वो बुरा हाल कर दिया है, वो तजर्बात किए हैं। एक साल तो ये आईएमएफ का फैसला नहीं कर सकी, इन्होंने तो फांसी लग जाना था अगर आईएमएफ पे जाना पड़ता। तो बात यह है जी, इन्होंने अपनी इस इकोनॉमी का पहले बेड़ागर किया है, अब ये कोरोना का रिफ्यूज ले रहे हैं। तो आप ये फरमा रहे हैं कि फिस्कल स्पेस के लिए आपको ना एनएससी अवार्ड को छेड़ना है ना 18th अमेंडमेंट को छेड़ना है, आप मैनेजमेंट बेहतर करवा के फिस्कल स्पेस ले सकते हैं, इज दैट व्हाट यू सेइंग? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, क्योंकि हमने साबित किया 2013 2018 में। मुझे बताएं ना कि एक अब्यूज बताएं मुझे, एक डिफिकल्टी बताएं क्या थी। चला ना, मुल्क चला, हमने मैनेज किया, सिक्योरिटी रद्दुल फसाद भी लड़ा, ज़रबे अज़ब भी लड़ी, कराची का ऑपरेशन भी लड़ा, 11,000 मेगावाट बिजली के कर्जे लेने के आपने सारा कुछ किया, एक्सपोर्ट्स आपकी स्टैग्नेट कर गई, आपकी एक तलत साहब जो है ना एक्सपोर्ट स्टैग्नेट कर गई, इस पे भी बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट स्टैग्नेट जो कर गई, उसमें ग्लोबल एक ट्रेड एनवायरनमेंट थी, और आपको उसका काउंटर फायदा भी हुआ कि आपका ऑयल का बिल नीचे चला गया। इसको कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये एक आइसोलेटेड आर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट आपकी 8% है। तो हमने टारगेटेड, जब हमने प्रोग्राम अपना मुकम्मल किया 3 साल का, और हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक कर लिए, और हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो गए, तो हमने फिर टारगेटेड दिया एक्सपोर्टर को। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और हमने वो जो दिया, उसका फायदा क्या हुआ कि पाकिस्तान को मुस्लिम लीग आखिरी साल में 17-18 में, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 को एक्सपोर्टर ने उसके ल्यू में देना था, वो कॉस्ट थी 247 बिलियन रुपीस, आपको 12.7% एक्सपोर्ट बढ़ी। अगर आप उसी को फॉलो करते, हमने इकोनॉमी को इंसुलेट किया, इन्होंने वो तबाही कर दी कि सब कुछ खोल दिया। वो जो बड़े बड़े स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल आके आपके प्रोग्राम में कहा करते थे कि जी ये आर्टिफिशियल रोका हुआ है और ये इसको स्लाइड होने दें, वो 120 क्रॉस किया, तो वो भी आपके टीवी चैनल्स पे आके स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल कहने लगे कि ये तो हम तो डिस्टेंस खा लिया। उन्होंने अपने आप को क्यों किया? क्योंकि ये ठीक नहीं है। ये हमने अपने इकोनॉमी का बुरा हाल, ये आई कॉल इट मैन क्राइसिस। आप लुबे लबाब 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ना, कोई गुंजाइश नहीं उसमें नहीं। देखें मसला नहीं तलत साहब, देर ये ओवरऑल कहना कि बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं होता। मुझे एजुकेशन है, तो मेरा तो डेसेंट नोट आज भी लगा हुआ है पीएमएलएन का, उस रिपोर्ट में पार्लिमान की, कि जी ये एजुकेशन नहीं जानी चाहिए। तो अगर कोई कंसेंसस हो सकता है, ये तो मुझे पता है कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज कि हायर एजुकेशन को हमने वो अपना पार्ट 2 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में रखवाया, ताकि आप डॉक्टर्स का या इंजीनियर्स का या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, आपको 5 पैरामीटर तो मुल्क में नहीं रख सकते। तो एजुकेशन भी उसी तरह है। हम तो चाहते थे कि एजुकेशन हो, और अगर इस तरह की कोई पॉजिटिव चीजें करनी है, लेकिन ये कहना कि जी टोटल 18वीं तरमीम ही गलत है, टोटल रोल बैक कर दे। क्या आपको 18वीं तरमीम ने 11% कैबिनेट की जो पाबंदी लगी, वो किस पे लगी? 18वीं तरमीम में लगी। वो उस पे उन्होंने हडल डाल दिया जो उस वक्त गवर्नेंस में थी पार्टी, कि जी हम तो नहीं कर सकते, हमारे तो 90 के करीब वजीर हैं। तो आपका जो 11%, मैंने तो 10% प्रपोज किया था पीएमएलएन की तरफ से, तो 10% ऑफ दी पार्लियामेंट साइज विच मीन 45, तो बड़ी मुश्किल से 11%। और चूंकि बलोचिस्तान में 11% से गुजारा नहीं होता था, 7 मिनिस्टर बनने थे, और 15 विच एवर इज हायर। तो बात यह है कि फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं जहां पे जरूरत है, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं जहां पे जरूरत है। हाँ जी, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं हम जहां। देखिए वो तो देखिए तलत साहब, आपके मुल्क में पिछले 10 साल में 3 मेजर लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, 2 लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं। आपके मुल्क में 1976 के बाद 9 लॉज थे पाकिस्तान के इलेक्शन को हैंडल करने के लिए। इसी पार्लियामान ने 2013-18 में उस कंट्री को एक इलेक्शन लॉ 2017 दिया। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था, पीएमएलएन मुझे इलेक्ट किया था पहले, हालांकि फाइनेंस में से होते हुए इतना टाइम नहीं, मैं उसको मैंने हट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया। इसी तरह इस मुल्क में 1984 से एक कंपनी ऑर्डिनेंस चल रहा था, जिसको आज तक इन लाइन विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट नहीं किया गया था। हमारे इस टेन्योर में हमने मुल्क में अपना कंपनी लॉ नया दिया 2016 का। तो ये चीजें जो है, ये एवोल्यूशन प्रोसेस है, इसको साथ साथ फाइन ट्यून, इसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर कोई चीजें ऐसी हैं तो हो सकती हैं। 18वीं तरमीम की फाइन ट्यूनिंग की एक्सरसाइज हुई, तो आपकी जमात
उसको उसमें शिरकत करेगी? देखिए, अपना ये गवर्नमेंट का काम होता है कि अपना प्रपोजल लाना। जैसे मैंने कहा कि हम चाहते थे कि कॉर्पोरेट लॉ जो है इन लाइन विद इंटरनेशनल, तो हमने प्रपोजल लाए, सारी पार्टियों के नुमाइंदे लिए और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक कानून दे दिया मुल्क को, और आज वो कानून लेटेस्ट इन लाइन है विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस। इसी तरह इलेक्शन लॉज को 9 को कंसोलिडेट करके एक कानून दे दिया। तो ये हुकूमत लाए कि चाहती क्या है, देखे ना, उन्होंने बताना है कि वो तो कहते हैं आप क्या चाहते हैं, कहते हैं आप कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम पे बातचीत हम करेंगे, लेकिन आप नैब ऑर्डिनेंस को आप मॉडिफाई करें। और ये मुझे वैसे आपस की बात है, आपकी जमात के चंद जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने भी इस किस्म के इशारे दिए हैं कि आप नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और 18वीं तरमीम उस बातचीत का हिस्सा है। ये सारी रूमर्स हैं तलत साहब, मैंने कल भी ट्वीट किया, ये बिल्कुल सारी रूमर्स हैं। देखें, आप इस तरह बार्गेन नहीं कर सकते मुल्की मामलात पर और आइन पर और कवानीन पर। जो नैब का कानून है, किसको नहीं पता ड्रैकोनियन लॉ है, किसको नहीं पता कि इसको यूज किया जाता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, किसको नहीं पता कि इसको लॉयल्टी चेंज करने के लिए किया जाता है। देखिए, दो चीजों को आप मिक्स ना करें, देयर इज नो कनेक्टिविटी। आप पहले क्लैरिटी दें, व्हाट डू यू वांट। 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकती। दिस विल बी ए डिजास्टर फॉर द कंट्री। आपके ऑलरेडी सूबे आवाज उठा रहे हैं, आपका केपी से आवाज उठ रही है, आपके बलोचिस्तान से आवाज उठ रही है। ये वो लोग हैं कि जो, मुझे पता है कि कितना मुश्किल था इनको साथ ये बिजनेस करना 18वीं तरमीम में। ये बिल्कुल हर चीज मांगते थे। ये वर्चुअली हमने कहा जी, मेरे अल्फाज हैं, आप किसी से पूछे, मैंने कहा यार फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन तो नहीं है, आप तो उस तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों के साथ ये बातें हुई। तो बात यह है कि हम भी उतने ही लॉयल हैं जितने कोई और लोग लॉयल हैं इस मुल्क में, पाकिस्तान के, और हमें भी उतना पाकिस्तान प्यारा है जितने दूसरों को प्यारा है। तो मैं इसमें ये इत्तेफाक करता हूं कि अगर इंप्रूवमेंट कहीं है, एजुकेशन मैंने मिसाल दी है, आप देखें कि स्पॉन्सर्ड एक रिट होगी 18वीं तरमीम के अगेंस्ट, आपको शायद याद होगा कि नहीं। उसके नतीजे में एक इंटरिम ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी आपको याद होगा। और उसके नतीजे में 19वीं तरमीम भी आई, और वो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से थी। और बाकी इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकी शायद 18वीं तरमीम को मनोमान एक्सेप्ट किया कि ठीक है। तो लेकिन ठीक होने के बावजूद मैं कह रहा हूं, यही आज का इलेक्शन लॉ 2017 शायद 2, 4, 5 साल के बाद आपको उस पर अब मजीद इंप्रूवमेंट करनी होगी। इसी कंपनी ऑर्डिनेंस में 2016 वाले में आपको मजीद इंप्रूवमेंट करनी होगी 2, 4, 5 साल के बाद। उस पर और जो एनएफसी अवार्ड है उसके ऊपर आपके क्या आइडिया? ये असल इशू यहां है तलत साहब, असल इशू यहां है। और इसी ने कुछ हलकों में जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट की हुई है कुछ अरसे से, और वहां बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद 18वीं तरमीम ने ये सारा मामला गड़बड़ कर दिया। नो, ये एनएफसी अवार्ड है। जैसे मैंने कहा कि 60% जो फेडरल गवर्नमेंट लेती थी वो करीबन 42% पे आ चुकी है। आपके अवार्ड को रिकंसिडर करना चाहिए? नहीं, एनएफसी अवार्ड रिकंसिडर तो नहीं होता, नया एनएफसी अवार्ड ऑलरेडी ड्यू है। और नया एनएफसी अवार्ड जो है उसमें अब ये यहां फिर बात आ जाती है 18वीं तरमीम, और आइन कहता है कि आप एक दफा जो सूबों को दे दें तो आप उसको कम नहीं कर सकते। लेकिन देयर इज अ सोल्यूशन टू मी, सोल्यूशन उसका है। और वो सोल्यूशन के साथ 18वीं तरमीम को टिंकर किए बगैर हम सूबे और अगर वफाक कोऑपरेट करें तो इस मसले का हल निकल सकता है, जो स्पेस हम ढूंढ रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून तो जिम्मेदार नहीं हो सकती कि 1500 अरब जो जिस मुल्क में वो डेट सर्विसिंग करती थी वो 3300 रुपए लेगी। ये गवर्नमेंट, तो ये इस गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस है। जादुई सोल्यूशन बताए ना, वो सोल्यूशन क्या है? जादुई सोल्यूशन बताए। मेरे नजदीक सोल्यूशन है, प्लीज आप मुझे डोंट होल्ड मी, आई थिंक वेरी सिंपल सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि इस मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के अंदर नहीं है, वो पूरे मुल्क की है, चारों सूबों की है, फेडरल गवर्नमेंट की है। तो पुट द सिक्योरिटी एक्सपेंस फ्रॉम द डिविजिबल पूल, सिक्योरिटी एक्सपेंस उसमें से निकालें आप बिफोर डिवीजन। मत छेड़े परसेंटेजेस को, मत छेड़े राइट्स को, और आप उसमें देखें, और आपको स्पेस इंडायरेक्टली थोड़ी फ्री हो जाएगी ना। आप तो सूबे जो है दे शुड पे फॉर सिक्योरिटी। नो, ऑल शुड पे फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान, सेंटर इंक्लूडेड, लेकिन सारा सेंटर के खाते में ना डालें। हाँ बिल्कुल, आप ग्रॉस डिविजिबल पूल से, ये मैंने बाईती पे मैं एनएफसी अवार्ड चुके नेगोशिएट कर रहा था, तो उस वक्त तो हमारी हुकूमत के खिलाफ 2014 से पंगे हो रहे थे ना, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था इकोनॉमिकली और हमें टांग खींची जा रही थी। अगर ये मामला हमें 5% सपोर्ट होती जैसे आज सपोर्ट मिल रही है अदारों से इस हुकूमत को, तो ये पाकिस्तान आज कहीं बहुत बेहतर
जगह पे खड़ा होता और इस तरह बेकारियों की तरह कोरोना को हैंडल करने के लिए भीख ना मांग रहा होता। बिल्कुल आखिर में, ठीक है, सोल्यूशन आ गया। बिल्कुल आखिर में आपने कहा कि ये नैब ऑर्डिनेंस को 18वीं तरमीम के साथ आप गवर्नमेंट ना करें, लेकिन नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर क्या आपकी जमात निगोशिएशंस हो रहे हैं नैब ऑर्डिनेंस के? क्या नहीं जी, अभी तक पीएमएलएन के साथ कोई नेगोशिएट नहीं हो रहे। जब पिछला ऑर्डिनेंस आया था उस वक्त हमारी जमात के साथ नेगोशिएशन हो रही थी, उसमें पीपीपी भी थी, उसमें पीटीआई भी थी, उसमें पीएमएलएन भी थी। आपको याद होगा कि जो पिछला ऑर्डिनेंस जो लैप्स हो गया उसके ऊपर तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने उसको पता चला कि आपकी जमात ने और पीपल्स पार्टी ने नैब ऑर्डिनेंस को अमेंड करने के लिए ड्राफ्ट दिए हुए बाकायदा। नहीं, हमने नहीं दिया हुआ, लेकिन ये इतना भयानक और इतना थर्ड रेटेड कानून है, ड्रैकोनियन कानून है, आइन के खिलाफ है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के खिलाफ है, ये ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अदारा तो बिल्कुल, अगर इसको बिल्कुल रोल बैक नहीं करना तो इसको मेजर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक डिक्टेटर ने बनाया था और आज तक हम यानी ये एक वाहिद कानून है जिसने अपनी शक्ल ही नहीं देखी पार्लियामेंट की। ये ऑर्डिनेंस कभी पार्लियामेंट ने पास ही नहीं किया और ये मुल्क में लागू है क्योंकि ये सूट करता है कुछ हलकों को। इसके जरिए वो अपने लोगों की लॉयल्टी भी बदलवाते हैं, इसके जरिए वो मनूवर भी करते हैं, इसके जरिए वो लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। तो वो एक स्टैंड अलोन एक नेसेसिटी है। हम ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे अमेंडमेंट्स का, पीटीआई लेके आई थी। हमने उसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी थी, हमने वो उसमें अपना पूरा भरपूर हमारी जमात ने हिस्सा लिया। हमारे कॉलीग जो थे उसमें सेनेट के और हमारे नेशनल असेंबली के ख्वाजा आसिफ साहब की सरप्राइज में एज पार्लियामेंट्री लीडर उन्हें उसमें हिस्सा लिया। अभी जब नया कोई लिए लाएंगे क्योंकि लैब्स हो गया है, अब हुकूमत ने फैसला कर रहा है। बाय द वे, नैब में इस वक्त अमेंडमेंट्स की ऑपोजिशन को इतनी जरूरत नहीं है जितनी पीटीआई को है। और जो मैंने पढ़ा है, जो आपके मीडिया ने लीक किया है ड्राफ्ट, उसमें तो है कि जी ईसीसी के फैसले जो हैं उसको आप नहीं नैब छेड़ सकती, कैबिनेट के फैसलों को नैब नहीं छेड़ सकती। एक्सक्यूज मी, तो आपने शुगर माफिया तो ईसीसी से आपने अलाउ किया उसकी एक्सपोर्ट। आपको बताता जाऊं कि जो ड्राफ्ट लीक हुआ है, मुझे पता चला है वो ड्राफ्ट जो है 90% पीएमएलएन की तरफ से जो ड्राफ्ट आया उस पर बुनियाद करता है, तो वो आप ही की तरफ से तजवीज गई है। नहीं तलत साहब, ये रूमर है। ये इनमें इतना भी स्पाइन नहीं है, इतनी भी हिम्मत नहीं है इस गवर्नमेंट में कि जो करना चाहती है उसको ओन भी कर ले और फिर ये वो डिसइंफॉर्मेशन। ये तो देखें, इतना आप झूठ बोलने के लोग सच समझना शुरू हो जाएं और ऑपोजिशन को इतना दीवार के साथ लगा दे कि उसको अपनी पड़ी रहे, वो कोई आपकी पॉजिटिव अपनी कंट्रीब्यूशन ना कर सके। तो ये सारी रूमर्स है तलत साहब, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। I have to leave it there, Sakdar Sahab. Thank you very much for joining us. बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।